बेसिकली आज हम बात करने वाले दो समतल वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व का है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का है, बात वही है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व होता क्या है। देखो इस प्रकार से क्या हो, आपकी बैटरी हो, यहाँ पर क्या लगी हो, इस प्रकार से कुंजी लगी हो, और उस कुंजी से हमने क्या जोड़ दिया हो, एक कुंडली जोड़ दिए हो या परिनालिका जोड़ दी हो, बात वही है। हाँ, इस प्रकार से आपकी क्या हो, दूसरी कुंडली जिसमें क्या लगा हो, गैल्वेनोमीटर लगा हो, और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसे हमने किससे जोड़ दी हो, आपकी कुंडली से जोड़ती हो। इस प्रकार के दो परिपथ है। अब जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ, तो धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बेसिकली क्या गुजरेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी, इस प्रकार से आपकी गुजरेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी तो इससे संबंधित क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब बताओ यदि धारा अधिक बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो इससे गुजर रहा है वो भी अधिक गुजरेगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र अधिक गुजरेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ जो आपका फ्लक्स रहता है φ2, बेसिकली फ्लक्स क्या है, देखो फ्लक्स तो यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, एक बात को हमेशा याद रखना, और यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, और यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसे क्या मान लेते हैं φ2। ये वाला φ2 किसके समानुपाती होगा, यहाँ जो आपकी धारा I1 बह रही है, I1 जितनी अधिक बहेगी यहाँ पर फ्लक्स उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। ये तो हमने देखे थे, φ2 समानुपाती होता है I1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, φ2 बराबर एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एम। यही क्या है आपका अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसी की गणना में बेसिकली करना है। तो यहाँ से एम का फॉर्मूला निकालो, φ2/I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एम आ जाएगा। तो बेसिकली बताओ यहाँ पर मुझे किसकी गणना करनी है, यदि एम का मान निकालना है, मुझे केवल φ2 की गणना करनी है, क्योंकि आई का मान तो मालूम है जो कि जितना बह रहा है, बेसिकली आई नहीं होगा, ये I1 होगा I1। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ2/I1। इतनी बात समझ में आती है। तो देखो बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है, दो समताकार वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो हम ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, देखो यही डायग्राम मान लेते हैं जो मैंने आपको समझाया। इस प्रकार से आपकी क्या है, एक ये वही पहली वृत्ताकार कुंडली, दूसरी वृत्ताकार कुंडली, देखो दो समता वृत्ताकार कुंडली, इनके लिए क्या ज्ञात करना है, अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब कैपिटल एम का मान ज्ञात करना है। कैपिटल एम का मान ज्ञात करना है मतलब φ2 का मान मालूम होना, I1 का मान तो मालूम है, कितना है आपका I1 ही है, तो हमें बस φ2 का मान ज्ञात करना है। और φ2 बराबर क्या होता है, बेसिकली φ2 बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, लिंक कैसे करते हैं वो देखो, बस चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल, इस कुंडली बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल। अब देखना यहाँ पर आपकी दो कुंडलियां हैं, बेसिकली कितनी कुंडलियां है, दो कुंडलियां है, तो क्षेत्रफल किस प्रकार से लेना है वो भी बताऊंगी मैं। चुंबकीय क्षेत्र बेसिकली जो उत्पन्न हो रहा है उसकी हमें गणना करनी है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ये वाली धारा उत्पन्न करेगी, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा इस I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बेसिकली यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कौन उत्पन्न करेगा, ये वाली धारा तो करेगी। जैसे हम स्विच को बंद करेंगे तो आपकी धाराएं धीरे धीरे बढ़ेगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, देखो आपकी कोई भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली हो, अभी हम एक ही की बात कर रहे हैं, तो उसके भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। देखो अब बेसिकली ये जो आपकी है ना कुंडली, ये कैसी है, वृत्ताकार है। बेसिकली कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है। बेसिकली आपकी ये वाली कुंडली ऐसे है, ये वाली कुंडली आपकी ऐसे है, और ये वाली कुंडली आपकी कैसे है, ऐसे है। तो बताओ इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, n1 मान लेता हूँ, और इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी मान लेता हूँ, n2 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपकी वृत्ताकार कुंडली है, ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n1, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n2। अब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कर रहे हैं, I1 धारा उत्पन्न कर रही है बेसिकली। तो बताओ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें मैं जो धारा लूंगा वो कौन सी लूंगा, I1 लूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। बेसिकली बताओ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है
वो इस I1 धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है, और ये जो I1 धारा है वो किस में से प्रवाहित होने वाली, इस कुंडली में से प्रवाहित होने वाली, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, N1 है। तो यहाँ पर N के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, N1 आ जाएगा। धारा क्या है आपकी, I1 है, डिवाइड बाय 2। देखो बेसिकली इसकी जो त्रिज्या है, बेसिकली इसकी जो त्रिज्या है वो मैं कितना मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ, और इसकी त्रिज्या भी कितना मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ। इसकी जो त्रिज्या वही त्रिज्या इस कुंडली की है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2R ही ले लेंगे। इसकी जो त्रिज्या वो स्मॉल r है, इसकी भी त्रिज्या स्मॉल r ही है। इस प्रकार से तो जो आपका धारा I1 के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R। आप चाहे तो इसे R1 मान सकते हो, इसे R2 मान सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मानना है तो आप अलग अलग मान लो, एक समान मान लो, चाहे तो फेरों की संख्या भी एक समान मान सकते हो कि इसमें फेरों की संख्या n हो, इसमें फेरों की संख्या n हो। बस डेरिवेशन का तरीका मालूम होना, आप कुछ भी मान के कर सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इस बात का ध्यान रखना बस। तो बेसिकली ये उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र मालूम चल गया। बेसिकली हमें φ2 का मान ज्ञात करना था। तो बताओ ये वाला जो φ2 है, अब बताओ धारा I1 में है जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। अब वो चुंबकीय फ्लक्स कहां पे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो बेसिकली जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या नाम दे दिए, φ2 नाम दे दिए। अब बताओ φ2 क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कौन सा वाला लेते हैं, जिसके कारण आपका चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो बताओ यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो किस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसे हम नाम दे देते हैं बी। इसके कारण उत्पन्न हो रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है। बेसिकली इसे बी नाम ना देते हो, क्या नाम देते हैं B1। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, B1। अब देखना बेसिकली यहाँ पर क्या लेना रहता है, क्षेत्रफल। तो हमेशा याद रखना यदि आपका क्षेत्रफल अलग अलग हो, मतलब कि एक आपकी कुंडली बड़ी हो एक कुंडली छोटी हो, तो हमेशा याद रखना किसका क्षेत्रफल लेना है, छोटे वाले का क्षेत्रफल लेना है। किसका क्षेत्रफल लेना है, हमेशा छोटे वाले का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये वाली कुंडली की त्रिज्या कितनी है, r है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल लिखो, क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल लिखो, क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान ही है। तो हम चाहे ये वाली की बात करें या ये वाले क्षेत्रफल की बात करें, बात वही है। लेकिन यदि मान लो ये वाली त्रिज्या बड़ी होती, मतलब क्षेत्रफल भी बड़ा था, क्षेत्रफल इसका बड़ा है इसका छोटा है, तो हमेशा क्या लेंगे, छोटा क्षेत्रफल लेंगे। तो यहाँ भी क्षेत्रफल समान है तो कोई भी ले सकते हैं। तो वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B1। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं। ये क्षेत्रफल जो है वो किस फेरे के लिए, एक फेरे के लिए। ये वाला जो क्षेत्रफल है वो किस फेरे के लिए, एक फेरे के लिए बेसिकली। लेकिन यहाँ पर हमने कितने फेरे माने हैं, देखो आपके तो दो फेरे हैं, एक N1 है एक N2 है। तो बेसिकली बताओ जो आपका फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, ये वाला जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो किस कुंडली में उत्पन्न हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वो इस कुंडली में उत्पन्न हुआ है। इस कुंडली में आपका फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, तो इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी आपकी N2 है। तो यहाँ पर क्या आएगा N2 into A, N2 into A आएगा। तो बताओ φ2 का मान कितना आ गया, B1 into N2 into A। फेरों की संख्या हमने N1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि बेसिकली आपका जो फ्लक्स था वो कहां पर उत्पन्न होता है, इस वाली कुंडली में। इस वाली कुंडली का इस वाली कुंडली की फेरों की संख्या लेनी पड़ेगी जो कि कितनी है आपकी N2 है। अब बताओ A का मान कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। A का मान कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब बेसिकली B1 का मान कितना निकाले, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R इंटू N2 इंटू पाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा N2 इंटू पाई R स्क्वायर। हाँ, तो ये वाले R से ये वाला R क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका फाई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2, क्या आ जाएगा N1 N2 आ जाएगा, N1 N2, फिर आएगा आपका I1 और क्या आएगा आपका पाई आएगा। क्या आएगा आपका पाई आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, म्यू नॉट N1। देखो ये बेसिकली क्या है आपका N1। देखो R से ये वाला R कैंसिल और साथ ही साथ सही बोले यहाँ पर क्या आएगा आपका R भी आएगा। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I1
पाई आर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फाई का मान बेसिकली आ गया आपका। अब फाई का मान जैसे ही आ गया तो बेसिकली हम आपके कैपिटल एम का मान तो ज्ञात कर सकते हैं। ये किसका मान आया है, फाई 2 का मान आया है। तो बताओ m इज इक्वल टू कितना होता है, फाई 2 अपॉन i1। तो बताओ फाई 2 का मान कितना है, म्यू नॉट n1 n2 i1 पाई r डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय क्या है आपका i1 है। तो i1 से i1 क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल। तो m का मान कितना आ जाएगा, देखो म्यू नॉट n1 n2 पाई r डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा बेसिकली अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यदि आपके क्या हो, दो समताकार वृत्ताकार कुंडली हो तो उनके लिए जो अन्योन्य प्रेरकत्व तो होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक आता है, वो कितना आता है म्यू नॉट n1 n2 पाई r अपॉन 2 सॉरी पाई r अपॉन 2 आता है। तो बताओ ये जो आपका अन्योन्य प्रेरण है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, वो बात कर रहा है n1 पर। मतलब n1 क्या है, पहली कुंडली की फेरों की संख्या, मतलब पहली कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर क्या कर रहा है आपका, ये निर्भर कर रहा है। n2 क्या है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब इस कुंडली के भी फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। पाई कांस्टेंट है, r क्या है बेसिकली त्रिज्या है, चाहे इसकी त्रिज्या की बात कर लो या इसकी त्रिज्या की बात कर लो। आप इस त्रिज्या को अलग अलग भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने समान माना, आप अलग भी मान के कर सकते हो। इसको r1 मान लेते, इसको r2 मान लेते, तो यहाँ पर क्या आ जाता है r2 आ जाता वहां पर। लेकिन समान मानने से यहाँ पर क्या है r डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो फिजिक्स के साथ आप कब खेल सकते हो, जब आपको सब कुछ आता हो। यहाँ पर आप खेल सकते हो क्योंकि आपको मालूम है हमें करना क्या है बेसिकली। चाहे आप r1 मान लो, r2 मान लो, इसको n1, इसको भी n1 मान लो, इसको भी n1 मान लो। आप खेल सकते हो कि आपको अच्छे से सब कुछ आता है। तो बेसिकली हमने क्या याद कर ली, दो समताकार वर्गाकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो आप बुक्स में देखोगे ना तो यहाँ पर पता है आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको r2 मिलेगा। पता है क्यों, क्योंकि इसमें इसे माना है r1, इसे माना है r2। कई बार आपको ये जो n है ना वो n1 n2 में दिखने वाले ये आपको n स्क्वायर ये आपको n स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि ये भी उसने n मान लिया, ये भी उसने n मान लिया। तो बुक में आपको मिल सकता है, आप कैसा भी लिखो, यदि आपकी मेथड सही है तो वो सही राइट देने वाला है। तो बेसिकली हमारा फेरों की संख्या हमने अलग अलग माने, यहाँ पर n1 आ जाएगा, यहाँ पर n2 आ जाएगा, यहाँ पर r मान जाएगा। तो ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण म्यू नॉट n1 n2 पाई r अपॉन